Good morning, dear 7th class student. So let's continue our revision work. In previous class, we have completed our revision of exercise 7.1 up to question number 5. And today class, let's start from question number 6. Question number 6 is solve the following equation by transposition method. ट्रांसपोजिशन मेथड से हमें अपनी इक्वेशन सॉल्व करनी है. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की हमारे पास 3 - 5x + 2x इज इक्वल टू 6x + 5. तो ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल्स है वो एक साइड होंगे और कांस्टेंट को हम एक साइड कर लेते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 3 - 5x + 2x है तो यहाँ हो जाएगा 3 - 3x इज इक्वल टू 6x + 5 हो जाएगा. तो ये इस तरह से हम राइट करेंगे 3 - 5x + 2x इज इक्वल टू 6x + 5. ये इस तरह से हो जाएगा हमारे पास. अब इसमें देखो 3 - 3x इज इक्वल्स टू 6x + 5. अब 6x को मैं साइड चेंज कर लेती हूँ, यहां से हम 3 की भी साइड चेंज कर देते हैं. तो -3x - 6x इज इक्वल्स टू -3 + 5. 3 में से 6 लेस कर देंगे, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 9x इज इक्वल्स टू -3 + 5. 3 में से 5 लेस किए 2 हो जाएगा हमारे पास. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू -2/9. तो आंसर आ गया -2/9. तो हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड ऐसे ही होगा. और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, चेक करना है. तो चेक करने के लिए हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, x की वैल्यू -2/9 ही पुट कर देते हैं. 3 माइनस, अब देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा प्लस. 5 × 2 = 10/9 प्लस माइनस माइनस -4/9 इज इक्वल टू -12/9 + 5. अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना. अब देखो सारे, अगर दोनों साइड का हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा 9. जहां कुछ नहीं वहां 1 कंसिडर कर लेते हैं. एलसीएम हो गया हमारा कंप्लीट 9. अब इसको सोल्व करते हैं. 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा. 9 × 3 = 27 प्लस 9 से 9 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा 10 -4 इज इक्वल्स टू -12 प्लस 9 × 5 = 45. जब लेफ्ट साइड और राइट साइड का एलसीएम होता है एलसीएम हमारा कैंसिल हो जाता है. अब देखो 27 + 10 कितना हो जाएगा 37. 37 - 4 इज इक्वल्स टू 45 में से 12 लेस करने तो 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गया 3. तो ये हो गया हमारे पास 33 आ गया है. अब 37 में से आप 4 लेस कर दो कितना हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 33. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो इसका मतलब हमने जो चेक किया ये हमने क्या किया है, चेक वेरीफाई हो गया. हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट है हमारा. सो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के कर लोगे. अब 7.2 स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन 6 एडेड टू द थ्राइस ऑफ अ नंबर गिव्स 33. फाइंड द नंबर. 6 एडेड टू अ नंबर, 6 एडेड टू थ्राइस अ नंबर, किसी नंबर के. सबसे पहले हमने वो नंबर चूज करना. वो नंबर क्या होगा, लेट द नंबर x, लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 6 एडेड टू थ्राइस अ नंबर, यानी कि 6 को ऐड कर दो किसी नंबर का थ्राइस करके. 3x + 6 विल गिव्स 33 इज इक्वल्स टू 33. तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है कि किसी नंबर का थ्राइस कर दो और उसमें 6 ऐड कर दो तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा 33. यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है. सो 3x इज इक्वल्स टू 33 - 6 वेयर x इज इक्वल टू 33 में से 6 लेस करेंगे 27. अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 27/3 9. वैल्यू क्या आ गई है x की हमारे पास 9. x की वैल्यू 9 आ गई. अब आप चेक करना चाहते हो कि हमारे क्वेश्चन में जो हमने वैल्यू आई है ये राइट है रॉन्ग. तो चेक करो 3 × 9 + 6 इज इक्वल्स टू 33. लेफ्ट साइड राइट के इक्वल 3 9 = 27 + 6 इज इक्वल टू 33. 27 + 6 इज 33. 33 इज इक्वल टू 33. इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल राइट है. अब ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है. इफ 19 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, तो वो नंबर क्या चूज करेंगे हम x, उसमें से 19 आप सब्ट्रैक्ट कर दो. वी गेट 11. फाइंड द नंबर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 11. x - 19 इज इक्वल टू 11. ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 69। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर, तो वो हमने चूज करे एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, तीनों नंबर का सम कर दो इज इक्वल टू 69 है। फाइंड दी नंबर। आप इनको ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 3 तक, और उसके बाद भी आप कोशिश करना पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। जो प्रॉब्लम हो वो मैसेज कर देना। थैंक यू Student, I'm Shashi Yadav, your Hindi teacher. Today I will teach you chapter 17 विराम चिन्ह। हमने लास्ट वीडियो में विराम चिन्ह के 3 पार्ट्स के बारे में बताया था। आज हम चौथे पार्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 4 प्रश्नसूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, इन जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रश्नसूचक चिन्ह जहाँ आता है वह प्रश्नसूचक चिन्ह विराम चिन्ह कहलाता है। नंबर 5 विस्मय सूचक चिन्ह। इसे हर्ष, विषाद, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि सूचक पदों के अंत में लगाया जाता है। जैसे वाह ताज कितना सुंदर है, यहाँ पे जो वाह के बाद जो चिन्ह लगाया है यह विस्मय सूचक चिन्ह है। यहाँ पे हम खुशी को जाहिर कर रहे हैं वाह वर्ड से। आहा कितनी पीड़ा हो रही है, आहा दुख को दर्शा रहा है, यहाँ पे भी ये विस्मय सूचक चिन्ह लगाया गया, इसलिए यह विस्मय सूचक विराम चिन्ह है। 6 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अवतरण या उद्धरण चिन्ह के 2 रूप होते हैं, एक इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है, गांधी जी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है। इसमें दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति के उपनाम या पुस्तक में इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पे दिनकर में इकहरा उद्धरण चिन्ह यूज किया गया है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। Good morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have revised the exercise of some chapters, and from today we do the short question answer of these chapters. So in today's class we do the question answer of our chapter number 11, our environment. Our first question is, what are the realms of the earth? कि अर्थ की कौन कौन सी परतें हैं। देयर आर 4 realms of the earth. फर्स्ट लिथोस्फेयर, जिसको हम लैंड भी बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर जिसको हम वाटर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर जिसको हम एयर बोलते हैं, और बायोस्फेयर जो इन तीनों के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स? कि ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉप्स, और जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन है लिविंग बींग्स लाइक प्लांट्स विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरमेंट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स। कि वो प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पर्यावरण से, ठीक है, वातावरण से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, तो इन्हीं को प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। सेकंड है कंज्यूमर्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बींग्स विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड आर रेफर्ड टू बी कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉप्स। कि वो ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बींग्स जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, दूसरे प्लांट एंड एनिमल के ऊपर अपना भोजन बनाने के लिए। जैसे देखो, हम पेड़ों से फल तोड़ते हैं या हम अनाज उगाते हैं, तो ये हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं ना। और जो हम मीट वगैरह या दूध, अंडे, ये हम सारे एनिमल से लेते हैं। तो ये सारे क्या हैं? कंज्यूमर या हेट्रोट्रॉप्स। थर्ड, व्हाट इज द लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर क्या
होती है? आंसर, द लिथोस्फीयर दैट ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट। कि लिथोस्फीयर वो है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल रहते हैं। 29% है ये। इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ की सॉलिड क्रस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आंसर, ग्लोबल वार्मिंग इज मीन ग्रेजुअल इंक्रीज इन वर्ल्ड टेम्परेचर कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज। कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? विश्व के तापमान का बढ़ जाना ग्रीन हाउस गैसेज के कारण। और ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, द ग्रीन हाउस गैसेज आर CO2, CFC, मीथेन, NO2 आर मेन गैसेज। कि ग्रीन हाउस गैसेज के कारण विश्व का तापमान बढ़ जाता है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और इन गैसेज के अंदर क्या क्या है? CO2 है, CFCs हैं, मीथेन है, NO2 है, और ये इसकी मेन गैसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? कि ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण क्या हैं? तो आंसर है, द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर, फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, वनों का अत्यधिक कटाव, यूज ऑफ व्हीकल, जो हम साधनों का यूज करते हैं, जैसे बस है, कार है, मोटरसाइकिल है, ठीक है। थर्ड है CFC हमें फ्रिज, कूलर फ्रिज, AC इनसे निकलती है। 4 है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि जितना हम इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करेंगे उतना ज़्यादा धुआं वगैरह निकलेगा, तो उनसे भी ग्लोबल वार्मिंग होगी। और 5th है फार्मिंग। अब आप लोग पूछोगे कि फार्मिंग से कैसे होता है? तो फार्मिंग की जो पराली होती है ना, जो बाद में अवशेष बच जाता है, उसको हम खेतों में जला देते हैं, तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। नाउ वी डू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 12, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ए रॉक? कि रॉक क्या होती है? ए रॉक इज ए नेचुरली ऑक्योरिंग सॉलिड मास और एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स। की रॉक मिनरल्स का जमाव होता है, ठीक है, और सॉलिड होती है ये। अब है, व्हाट इज ए रॉक साइकिल? की रॉक साइकिल क्या होती है? रॉक्स अंडरगो ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन विच दे चेंज फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर। कि रॉक का एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार एक प्रोसेस चलती रहती है, जिससे वो एक रॉक से दूसरी रॉक में चेंज होती रहती है। जैसे इग्नियस जो रॉक है वो सेडिमेंट्री में चेंज होती है, और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक में चेंज होती है, और वापस से जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो वापस से इग्नियस रॉक्स में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, कि ये मिसप्रिंट है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक। तो इंट्रूसिव रॉक है, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन अंडर द क्रस्ट इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग थ्रू द क्रस्ट। कि इसके अंदर क्या होता है कि मैग्मा ठंडा हो जाता है इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग थ्रू द क्रस्ट। कि मैग्मा अर्थ के अंदर ही, मतलब अर्थ को तोड़े बगैर, बाहर आए बगैर, जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसको तोड़े बगैर, बाहर आए बगैर ही अंदर ही ठंडा हो जाता है, और वहां पे रॉक्स बनती हैं। तो उन्हीं को कहते हैं ग्रेनाइट और डोलेनाइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एक्सट्रूसिव रॉक्स। दीज रॉक्स फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा रीचेज द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लावा। कि ये तब बनती है जब जो मैग्मा होता है वो अर्थ सरफेस को तोड़ के बाहर आ जाता है लावा के रूप में। और इसके एग्जाम्पल्स हैं बेसाल्ट और ऑब्रेडियन। नेक्स्ट है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। की डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट है इग्नियस रॉक, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट है, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द अर्थ। कि अर्थ की कौन कौन सी लेयर हैं? तो आप सभी को पता है कि अर्थ की 3 लेयर्स हैं, द क्रस्ट, द मेंटल और द कोर। और कोर के 2 टाइप्स हैं, आउटर कोर और इनर कोर। I hope students you understand the short question answer of 2 chapter very well. Revise these short question answer for your S7 examination. In next class we do the long question answer of these 2 chapter. Thank you. Have a nice day. Good morning students. I hope you all are fine. This video is for class 7th science chapter 6 physical and chemical changes. Yesterday we have done with the एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट ऐसे यूनिट जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंसेस में, एंड कंपाउंड जिसको हम एलिमेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और मिक्सचर
जो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होता है। टुडे वी विल डिस्कस और वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल चेंजेस। व्हाट? फिजिकल चेंजेस। स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जो किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज लाते हैं। सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं? उसकी शेप, साइज, कलर, ये सब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर इनमें कोई चेंज आता है तो वो क्या होगा? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होने पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी कि नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक तो ये हो गया। एक ये होता है कि फिजिकल चेंज होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, यानी वो उल्टे हो सकते हैं। जैसे वाटर टू आइस एंड आइस टू वाटर। अब बताओ, इसमें वाटर से आइस भी बन सकता है, आइस से वापस वाटर भी बन सकता है। तो क्या कोई नई चीज़ मिली हमें? नहीं ना। तो कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो सकता और वापस से पहले वाली चीज़ भी मिल सकती है। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं? ना तो कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, ना ही वो मतलब कि वो रिवर्सिबल होते हैं, वो इजीली रिवर्स हो सकते हैं। सो वी विल गो विद द रीडिंग। The properties such as shapes, color, size and state of a substance are called its physical properties. किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी? उसकी शेप, साइज, कलर। When a substance undergo a change in its physical properties, that change is said to be a physical change. जब इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज आता है तो उसको क्या कहेंगे हम? फिजिकल चेंज। ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जब फिजिकल चेंज होता है तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल चेंजेस। फिजिकल चेंज कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, वो उल्टे हो सकते हैं, इजीली रिवर्स हो सकते हैं। जैसे पानी से इजीली बर्फ़ भी बन सकती है, बर्फ़ से इजीली पानी भी बन सकता है। व्हेन वाटर चेंजेस टू स्टीम ऑन हीटिंग और टू आइस अपॉन कूलिंग। जब पानी को गर्म करने से भाप बनती है और ठंडा करने से बर्फ़ जमती है तो क्या कोई नया सब्सटेंस बनता है? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। आइस, वाटर एंड स्टीम आर डिफरेंट ओनली इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। बर्फ़, पानी और भाप जो है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट है वो। ठीक है, आइस जैसे सॉलिड होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है, स्टीम क्या होता है? गैस। लेकिन ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरचेंजेबल होती हैं। पानी से बर्फ़ बन सकती है, बर्फ़ से भी पानी बन सकता है, पानी से भाप भी बन सकती है, भाप से पानी भी बन सकता है। सो ये सब क्या है? फिजिकल चेंज है। कुछ और फिजिकल चेंज है जैसे कि मेल्टिंग ऑफ बटर, टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, टम्बलर, डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। जैसे शुगर वाटर का मिक्सचर जो होता है उसको हम इवेपोरेशन से शुगर क्रिस्टल्स अलग कर सकते हैं। ऐसे ही सोल्ट और वाटर को कर सकते हैं। इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर फ्रॉम क्लाउड्स, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू क्लाउड टू फॉर्म रेन, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट, चेंजिंग ऑफ कैम्फर फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट व्हेन हीटेड। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली वेपर टू सॉलिड और सॉलिड टू वेपर डायरेक्टली चेंज होता है हीटिंग या कूलिंग करने पे, या तो सॉलिड से सीधा गैस में जाए या गैस से सीधा सॉलिड में आए, उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। बाकी ये सब किसके एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंजेस के। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने अभी अभी पढ़ा कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। चेंज इज यूजुअली टेम्परेरी। ये चेंज कैसे होते हैं? टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट थोड़ी ना होते हैं। एक बार हो गया तो बस वो चेंज नहीं होगा। रिवर्सिबल है, यानी कि कुछ टाइम के लिए होंगे, फिर हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। ज़्यादातर फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। कुछ चेंज ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल भी होते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द मैटर रिमेन अनअल्टर्ड। जो कंपोजिशन रहती है मैटर की वो सेम रहती है थ्रू आउट द कंपोजिशन बोल सकते हैं। जो भी चेंज होगा उस चेंज के दौरान जो मैटर है वो सेम रहेगा। ठीक है, सो ये कुछ थे फिजिकल चेंज। जैसे आपने यहाँ पढ़ा था इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर टू फॉर्म क्लाउड। जैसे सी वाटर जो है हीट होके वेपर फॉर्म में क्या होता है? क्लाउड फॉर्मेशन करता है और क्लाउड से वापस रेन आती है, तो वो क्या हो गया? एक फिजिकल चेंज। ऐसी कंडेंसेशन ऑफ वाटर, जैसे हमारी एयर है, एयर में पानी के मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कैसे जाते हैं? जैसे पानी हीट किया हमने और वो हीट होके क्या होता है? वेपर बन के एयर के साथ मिक्स होके अपर एनवायरनमेंट में जाता है और कूलिंग होने पे वापस से किस में बन जाता है? क्लाउड फॉर्म करता है और रेनफॉल के रूप में पानी नीचे
आ जाता है, यानी पानी वेपर बन के ऊपर गया और रेनफॉल के रूप में नीचे आया। ये दोनों चीज़ें क्या है, एक फिजिकल चेंज की तरह है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द फिजिकल चेंजेस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डू केमिकल चेंज इन द नेक्स्ट वीडियो। Goodbye, take care, have a nice day. Good morning, students. So this is for class 7th English reader, chapter 2nd of your essay 1 examinations. So let us come and do the word meanings first. So your first word meaning is often, means frequently, यानी कि अक्सर. Your second word meaning is in disguised, in changed appearance, यानी कि दिखावे में बदलाव आना. Humane, humane means humanistic, मानवीय. Fortunate, fortunate means lucky. Arrange, arrange means prepare. Peeled, peeled means removed the skin, किसी चीज़ की छाल को या खाल को उतारना. Figs, figs means a kind of wild fruit, यानी कि एक जंगली फल. Empty means vacant, मतलब खाली. Aside means one side, एक तरफ. Frightened, frightened means scared, scared means डरा हुआ. Heavenly, heavenly means holy, पवित्र. Whispered, whispered means talked in a low voice, यानी कि धीरे से कुछ बुदबुदाना. Next is enough, enough means sufficient, पर्याप्त. Next is parted, parted means separated, किसी चीज़ से अलग. Cast, cast means spread. And your last word meaning is breeze, breeze means light wind, halki hawa. Now come to your exercise part A, one word type question answers. So your first question is, who were the two Greek gods? And the answer is, the two Greek gods were Zeus and Hermes. Next question is, why did they often visit the world of men and women? Answer is, they visit world of men and women to know about human qualities. Your third question is, and this is the last one word question, why did the old man go out to the garden? He went out to the garden to get some vegetables. Your answer is to get some vegetables. Now come to true false portion. Your first question is, Zeus and Hermes often visited the world of men and women in disguise, which is right. So the answer is true. Your next question is, once during their visit, they stopped in front of a small cottage. Answer is true. Next question is, the old couple were already aware that the strangers were gods, which is false. उन्हें पहले से नहीं पता था. Question number 4 is, the old couple were very hospitable to the strangers, which is correct. Answer is true. Fifth question is, Zeus and Hermes were not happy with the food the old couple offered. So this is wrong and the answer is false. Next question is, Zeus drank all the milk from the jug, which is false. And the last question is, Hermes changed the old couple into the oak tree and a lemon tree. So this is
false. Thank you, students. Please see these videos and prepare for your essay 1 examinations. Thank you. Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. This is for class 7th. Students, as you all know, we are doing our revision work, and we will start from the writing portion, and today we will start with the topic notice. First of all, I will tell you the format of notice. Now let's start with that topic. Topic of notice writing is in your book, page number 230. 230 पेज पे 31th चैप्टर है आपकी बुक में. Now first of all I will tell you the format. This is the format how you are going to write it down the notice. First of all see here notice. आप अपने सबसे ऊपर लिखोगे नोटिस कैपिटल लेटर में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये. उसके बाद आप लिखोगे स्कूल नेम, जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा तो आप वही यूज़ करोगे, अदरवाइज़ आप अपने ही स्कूल का नाम लिखोगे जो आपका स्कूल नेम गिवन है, जो मतलब जिस भी आप स्कूल में पढ़ते हो. ओके, वो भी कैपिटल लेटर्स में. ठीक है. देन डेट. नाउ सेकंड थिंग इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स में आप लिखेंगे स्कूल का नेम जो अभी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. ओके. उसके बाद लेफ़्ट साइड में आप लिखेंगे डेट, और डेट के नीचे एक लाइन छोड़कर लिखेंगे हेडिंग. हेडिंग में आप ये मेंशन करेंगे कि आप किसके रिगार्डिंग नोटिस लिख रहे हो, वो भी आप कैपिटल लेटर्स में ही लिखोगे. ओके. देन कंटेंट. कंटेंट में आप क्या मेंशन करोगे, सारी इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग योर नोटिस. जो भी नोटिस लिख रहे हो आप उसके रिगार्डिंग आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस उस नोटिस में लिखोगे. ओके. नेक्स्ट है लास्ट में आप लिखोगे नेम, अपना नाम अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो, और डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन के साथ लिखोगे आप मतलब पोजीशन कि आप किस पोजीशन पे हैं. ओके. नाउ आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन गिवन है आपको. फर्स्ट क्वेश्चन है यू आर नम्रता अरोरा, द स्पोर्ट्स टीचर ऑफ सरोर हाई अकेडमी. राइट अ नोटिस अबाउट द कैंसलेशन ऑफ द क्रिकेट मैच बिटवीन क्लासेस 7th एंड 8th. 7th और 8th क्लास के बीच में क्रिकेट मैच होने वाला था, जो कि वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया. उसके अगर रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को इस बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद द नोटिस. आई एम राइटिंग डाउन इन आवर फेयर नोटबुक. सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, नोटिस होते हैं 5 मार्क्स के विद 50 वर्ड लिमिट्स. 50 वर्ड्स का होता है, लिमिट होती है उनके वर्ड्स की 50. ओके. और ये 5 मार्क्स का होता है. क्लियर. उसके बाद आप लिखेंगे इसमें यहाँ पे योर स्कूल नेम, जो हमने बताया था आपको. स्कूल नेम इसमें गिवन है ऑलरेडी, सरोर SOAR हाई अकेडमी, हाई ACADEMY. और यहाँ पे लिखेंगे आप कैपिटल लेटर्स में नोटिस. ओके. उसके बाद लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे डेट, दैट इज़ 25 नवंबर 2020. और उसके बाद हेडिंग लिखोगे कैंसिलेशन ऑफ क्रिकेट मैच, CANCELLATION, कैंसिलेशन ऑफ क्रिकेट मैच. ये सब कुछ आप कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे अभी तक. ओके. उसके बाद हम अब नोटिस स्टार्ट करेंगे, तो इसमें लिखेंगे दिस इज़ टू इन्फॉर्म to all the students of class 7th and 8th that we are not going to held क्रिकेट मैच. इसके अंदर आप कोई भी रीज़न लिख सकते हो. ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, सो प्लीज पे attention towards studies. ओके. और यहाँ पे आप लास्ट में नाम लिख देंगे
नम्रता अरोरा, और यहाँ पे वो क्या है, स्पोर्ट्स टीचर हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे स्पोर्ट्स टीचर। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसके अंदर क्या बनाएंगे, बॉक्स। बॉक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑल द नोटिसेस। सी टू इट स्टूडेंट्स। Okay, thank you everyone. I hope you understand this video.